नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि एससीईआरटी पुस्तक के आधार पर बीपीएससी 11वीं-12वीं के शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और जिस बुक को मैंने आधार बनाया है, उसका नाम है दिगंत भाग 1। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ प्रमुख कथनों को लिया हुआ है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि इस परीक्षा में कथन से रिलेटेड भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसी परीक्षा में नहीं बल्कि आप किसी भी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर बिना कथन के क्वेश्चन पेपर आपको पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे ही, साथ में कुछ समय निकाल कर अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले यूजीसी नेट, ईएमआरएस या फिर अलग-अलग राज्यों की जो भी प्रवक्ता परीक्षाएं हैं, वहाँ के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। और देखेंगे कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे नए प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो कि लगेगा कि अभी हमारी तैयारी अधूरी है। तो इसी तरीके से हम तैयारी करते रहते हैं और परीक्षाओं में सफलता भी हासिल कर लेते हैं। तैयारी कभी पूरी नहीं होती। तो उसी सिलसिले में हमने एक प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा गया कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। इन सभी प्रश्नों को हमने टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ था, और जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तब लगभग 110 बच्चों ने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था, जबकि उसमें करीब 7,500 के आसपास में बच्चे शामिल हैं। लेकिन 110 बच्चों ने समय निकालकर इसको हल करने की कोशिश की, और बहुत सारे बच्चे इसके आंसर के इंतजार में रहे। तो देखिए, दो तरीके के आपको कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो खुद प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, और एक सीधे-सीधे केवल आंसर की मांग में है कि जल्दी से उनको उत्तर मिल जाए। तो उत्तर तो यहाँ पर मिल जाएगा, आप अपना मिला लीजिएगा कितना आपका आंसर सही हो रहा है। तो जो सवाल यहाँ पर था कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया था जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न को आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी देखे होंगे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर्स का बैंक कलेक्शन होगा या फिर कोई बुक होगी। सही जवाब इसका हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला जी का मानना था कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। अगला प्रश्न है, उनकी काफी कहानियां ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय भंडार कथा भंडार से सीखी है। प्रेमचंद के संदर्भ में यह किसका कथन है? ये जो लंबा चौड़ा कथन है, ये प्रेमचंद के बारे में किसने कहा है कि उनकी काफी कहानियां ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली से ली गई हैं। उनमें एक ठेठपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की ताकत है, और हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से ये सीखी है। किसका कथन है? प्रेमचंद के बारे में। ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा का कथन है प्रेमचंद के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई ना कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसा चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। प्रेमचंद के संदर्भ में यह किसका कथन है? ये जितने कथन हमने उठाए हुए हैं, ये सब एससीईआरटी, जब आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का, तो उसमें इस किताब का जिक्र किया गया, वहीं से हमने
इन सभी कथनों को उठाया हुआ है, ताकि अगर आपके पास किताब न हो तो भी इनको आराम से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों के बारे में किसका कथन है कि वो केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई हैं, बल्कि उनमें सुझाव है, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण है, किसी समस्या का हल है और चित्र खींचकर बातें कही गई हैं। इसमें रूखापन ना आए, बोरियत ना आए और उनके चित्र इतने सजीव होते हैं कि लगता है कि घटना आंखों के सामने हो रही है। ये किसका कथन है? प्रेमचंद के संदर्भ में। ऑप्शन दिया गया है रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नगेंद्र और नामवर सिंह। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा का यह कथन है प्रेमचंद के संदर्भ में। तो आप सभी को एक चीज समझ में आने लगी होगी कि प्रेमचंद को स्थापित करने में रामविलास शर्मा का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने प्रेमचंद पे एक से अधिक किताब लिखी है। शुरुआत में 1941 ईस्वी में इन्होंने एक प्रेमचंद नाम से किताब लिखी, फिर 1942 में इन्होंने एक किताब लिखी प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। प्रेमचंद के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव। तो ये भी कथन है रामविलास शर्मा का। तो आपने देखा बैक टू बैक 3 कथनों पे हमने चर्चा की और तीनों कथन रामविलास शर्मा के रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश है कि ये कथन अगर फाइनल एग्जाम में आ जाए तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उम्मीदों के साथ जुड़े हुए हैं उनके ज्यादा से ज्यादा अंक हो सके। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, तो इसका सांकेतिक रूप में हमने ऊपर जिक्र कर लिया है। बिल्कुल सही जवाब इसका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की पुस्तक का नाम है प्रेमचंद और उनका युग, और जितने कथन ऊपर लिए गए थे सभी कथन इसी बुक से लिए गए और इसका प्रकाशन हुआ 1942 ईस्वी। प्रेमचंद और उनका युग। अगला प्रश्न है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कविता से संबंधित एक कोटेशन आ गया, तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कविता क्या है नामक निबंध से इस पंक्ति को उठाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। यह किसका कथन है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इस तरीके से इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश का यथार्थ रूप से अनुभव करते हैं और हृदय की स्तब्धता भी हटती है और साथ में हमारे में मनुष्यता आती है। ठीक है, यानी कि मानवता भी आती है। यह कथन रहा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, कविता सृष्टि का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। यह किसका कथन है? नगेंद्र, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक के बाद एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को रखा गया था और ये कथन हमने एनसीईआरटी पर केवी के दौरान हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो इस पर दोबारा हम नहीं मेहनत करेंगे। एससीईआरटी जो बचा हुआ पक्ष है उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। एससीईआरटी में दिए गए पूरे कथनों को हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में बदल दिया ताकि आप अगर किताब न रखे हो तो भी इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकल्प चेंज हो रहे हैं। अगर मान लीजिए बैक टू बैक यहाँ पर शुक्ल जी आंसर हो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए फाइनल एग्जाम में ये
कथन आ जाए तो वहां पर आप कैसे इसको पकड़ पाएंगे। जो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं वो बिल्कुल पकड़ पाएंगे, और जो बच्चे केवल देखकर स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे शायद वो दोबारा वापस लौट कर आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न है, यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबद्ध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। किसका कथन है? यात्रा के संबंध में ये किसका कथन है कि यात्रा जितनी बाहरी होती है उतना ही भीतरी भी होती है। इसका भूस्थल बहुत विस्तृत है और मानसिक भूगोल भी विस्तृत है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है राहुल साकृत्यायन, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, यशपाल। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है। अज्ञेय का यह कथन है कि यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी यात्रा साहित्य की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत राहुल साकृत्यायन का नाम आता है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है अज्ञेय, ये भी यात्रावृत्त लेखन में काफी आगे रहे हुए। तो इन सभी बारीकियों को बिल्कुल आप ध्यान में रख के चलिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुथी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती हैं। रेणु के संदर्भ में यह किसका कथन है? यह प्रश्न न सिर्फ बीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि यूजीसी नेट, क्योंकि मैला आंचल वहां पर लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जब मैला आंचल आप पढ़ेंगे तो इसमें गांधी जी का सत्याग्रह, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की जो मीटिंगें वो अलग अलग धागों के रूप में है, जिसको कि रेणु एक जगह एकत्रित करके एक अपने संसार को बुनने का प्रयास करते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र तिवारी, निर्मल वर्मा, मार्कंडे। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। बहुत कम विद्यार्थियों को ये लगा होगा कि निर्मल वर्मा भी इस तरीके की बात कह सकते हैं, लेकिन रेणु पर इन्होंने संस्मरण लिखते हुए इस कथन को कहा हुआ है कि बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर, ध्यान दीजिए, हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तर भारत की किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। इसी तरीके से एक मिलता जुलता आप और कथन सुनेंगे जो कि प्रेमचंद के संदर्भ में, कि अगर आप उत्तर भारत को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद की अंगुली पकड़कर आप आगे बढ़ते जाइए, उत्तर भारत को आप समझ जाएंगे। अंगुली पकड़ने का मतलब कि उनके कहानियों और उपन्यासों को पढ़िए। अगर किसी विद्यार्थी के दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तो जरूर वो कमेंट्स कर बताएं, क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद और रेणु उत्तर भारत के दो ऐसे कथाकार हैं जो कि एक विशुद्ध रूप से कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं, और एक को हम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन दोनों का संबंध कहीं न कहीं उत्तरी भारत से। तो यहाँ पर रेणु के बारे में तो आप जान गए कि उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को अगर जानना है तो वो रेणु के रचनाओं को आप पढ़िए, ये मानना था निर्मल वर्मा का। लेकिन प्रेमचंद के बारे में एक बहुत ही फेमस आलोचक ने यह बात कही कि उत्तर भारत को समझना है तो प्रेमचंद के अंगुली को पकड़कर आप आगे बढ़ते जाइए। इसका अगर आंसर आप बताएंगे तो मुझे काफी खुशी होगी, और ये बात करते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान अपने पास रखे हुए हैं और कमेंट्स करके बताते भी हैं। तो जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो जरूर नीचे के कमेंट्स को एक नजर देखिए। मुझे पता है कि आप सभी के पास वक्त कम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वक्त लगाते हैं तो 100% तो नहीं, 90% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रेणु ने जिस तीली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढहा दिया था। यह रेणु की अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, निर्मल वर्मा का ही यह कथन है कि रेणु ने जिस तीली से, तीली आप समझ रहे हैं
कि माचिस की तीली, जिसको कि हम यहाँ पर इंडिकेट भी कर दे रहे हैं कि तीली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज छिपी नाटकीयता को आलोकित किया, यानी प्रकाशित किया। या तीली किस चीज का प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। अभी दीपावली आने वाली है तो चीजों को समझ रहे होंगे आप। उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी जो उपन्यास थे उनके संरचना को भी ढाने का प्रयास किया और उसमें किस चीज को लाया? आंचलिकता को। ठीक है, यह रेणु की अविस्मरणीय देन भी है और उपलब्धि भी, ये मानना था निर्मल वर्मा का। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, किसका कथन है? बहुत ही छोटा सा वाक्य है, एक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स में ये आ भी चुका है, यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ था तो मुझे लगा कि आप सभी के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये है कि रिवीजन भी हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं कठिन कठिन प्रश्न लाऊं और चमत्कार उत्पन्न करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि 80 प्रश्न है, उसमें से 25 प्रश्न आपके व्याकरण से रहेंगे। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर व्याकरण रहेगा कि नहीं? 25 प्रश्न आपके व्याकरण रहे, बचे 80 में से अगर 25 आप निकालते हैं तो बचे कुल 55 प्रश्न। इसमें से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और SCERT की पुस्तक को आधार बनाना है। SCERT की पुस्तक से अगर 20 प्रश्न भी आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अंतर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी आप रखे हो उनको जरूर पढ़िए, उनको इग्नोर करके नहीं चलना है। हिंदी व्याकरण बिल्कुल आपको रखना है दिमाग में, और साथ में SCERT की किताबों पर हम बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, किसका कथन है? बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर लगाकर बैठे भी होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह का कहना है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, और इनकी बहुत प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है कहानी नई कहानी। ठीक है, कहानी नई कहानी नाम की पुस्तक है, वहीं से इन सभी कथनों को उठाया गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष, चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो, चाहे राजनैतिक, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। सदियों पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान या निम्न मध्यवर्गीय कोई शहरी व्यक्ति नए स्तर पर तथा नए रूप में झेल रहा है, किसका कथन है? राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नामवर सिंह का ही यह कथन है कि आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष, चाहे नैतिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, यह परिस्थिति का ही संघर्ष है। सदियों पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान या निम्न मध्यवर्गीय कोई शहरी व्यक्ति नए स्तर पर और नए रूप में झेल रहा है। संघर्ष शब्द आया, इसीलिए झेलना शब्द भी यहां पर आया हुआ है। सही जवाब हो गया नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सतरंगी आभा विभव भौतिक की नहीं मिलेगी, जनजीवन के चित्र मिलेंगे, घर के वन के सबके मन के भाव मिलेंगे, किसका कथन है? हिंदी में सतरंगी आभा विभव भूति की नहीं मिलेगी, जनजीवन के चित्र मिलेंगे, घर के वन के सबके मन के भाव मिलेंगे, किसका कथन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद। अब तक ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आपने किए होंगे, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक नया प्रश्न हो सकता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, त्रिलोचन का ये कथन है हिंदी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है जो कि विद्यापति से रिलेटेड है। पूछा गया कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति के पास वह आंख थी, वस्तु के रूप को परखने का अणुवीक्षण यंत्र था, जिसकी सीमा में आकर रूप का एक अणु भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सका। विद्यापति के संदर्भ में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, शिव प्रसाद सिंह। चारों ऑप्शन पर ध्यान रखिए, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसको कई भागों में तोड़कर देखा जा सकता है। इसके एक एक वाक्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
यहाँ पर पूछा गया कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म। पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने विद्यापति नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, वहीं से इस प्रश्न को उठाया गया है। दूसरा यहाँ पर बन सकता है कि सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि विद्यापति के पास वह आंख थी, वस्तु के रूप को परखने का अणुवीक्षण यंत्र था, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी खोज लेना ऐसा यंत्र। वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह ने कर दिया है, जिसकी सीमा में आकर रूप का एक अणु भी उनके दृष्टि से बच नहीं सका। ये बातें कही विद्यापति के संदर्भ में शिव प्रसाद सिंह ने। हमें ध्यान रखना है कि विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के भी कथन आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी और बच्चन सिंह के भी। तो कौन कौन से कथन है आपको मैं स्पेस छोड़ दिया हूं, अपने दिमाग को दौड़ाइए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ठीक है। बच्चन सिंह अपरूप सौंदर्य की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये दो कथन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरी, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते हैं, इसलिए उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। कबीर के संदर्भ में किसका कथन है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो कथन दिया गया है, इसके एक एक वाक्य प्रश्न के तौर पर कभी भी पूछे जा सकते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कबीर को हमें यूजीसी नेट में पढ़ना है और जितनी भी परीक्षाएं उसमें भी पढ़ना है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, बच्चन सिंह। तो कबीर के संदर्भ में किसका कथन है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पुस्तक कबीर से इस कथन को उठाया गया और कबीर नामक पुस्तक यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, जिसके एक एक पद के बारे में हमने चर्चा की, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर पर भले आप बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ी हो, ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ी हो, लेकिन इस कथन के माध्यम से ही कबीर के चरित्र के बारे में आप जान पाएंगे कि कैसे थे वो। मस्त मौला थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, फक्कड़ थे। देखिए यूजीसी नेट के अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ईमानदारी से इस लेक्चर को भी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बदलते हुए पैटर्न में एक एक विशेषता को यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन में डाल के पूछा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मस्त मौला थे, फक्कड़ थे, अक्खड़ थे, भक्तों के सामने निरी, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ थे। कबीर दिल के साफ थे, मतलब जो उनके मन में था वही वो उनकी वाणी में भी था। दिमाग के दुरुस्त थे, भीतर से कोमल थे लेकिन बाहर से कठोर थे। ये चीज हमारे ऊपर भी लागू हो सकती है। कई बच्चों को लगता है कि आप आते हैं और सीधे सीधे बिना मनोरंजन के टॉपिक पर बात करते हैं, मुस्कुराते भी नहीं। एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भीतर से हम कोमल हैं, बाहर से कठोर हैं। वही वास्तविकता भी, क्योंकि हमें आप सभी के कीमती वक्त और कीमती जो आपका समय है उसको भी ध्यान में रखना है। जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए बार बार आप सुने होंगे कि प्रत्यक्ष पर ज्यादा जोर देते थे कबीर, आंखों देखी पर ज्यादा जोर करते थे। इसीलिए उनकी जो उक्तियां थी, उनके जो कथन थे, वाणी थी, वो बेधने वाली थी, चोट पहुंचाने वाली थी, और साथ में व्यंग भी बहुत चोट पहुंचाने वाले थे। तो आप से अगर कोई कबीर के बारे में थोड़ा सा भी कहे कि बोलिए दो चार लाइन, तो इस कथन को आप आजीवन याद रखिए। आप कहीं भी जाएंगे, आपकी अभिव्यक्ति और संप्रेषण बहुत ही प्रभावशाली होगा, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने आप बात करें। तो सही जवाब हमने बता दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूं तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि अब विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आगे भी देख लेते हैं। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। यह किसका कथन है कबीर के संदर्भ में? तो उत्तर हम जान गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन क्योंकि हम एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो न जाने इसमें से टूटकर कौन सा प्रश्न कहां पर आ जाए। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। ये तीन प्रश्न इस कोटेशन में बन सकते हैं। सबके सही जवाब क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि मीरा बंधन काटकर बाहर आती हैं सड़क पर, तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतःपुर का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा काल का और सातवां विवाह का। तब कहीं एक राजरानी की मुक्ति होती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मीराबाई के संदर्भ में कही जा रही है। हम देखेंगे कि ये किसका कथन है कि मीरा बंधन काटकर जब बाहर आती हैं तो सिर्फ वो सड़क पर नहीं आती हैं बल्कि कई बंधन टूटते हैं। कौन कौन से बंधन टूटते हैं उनका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। जिस तरीके से ऊपर मैंने कहा कि कबीर के बारे में अगर आपको कुछ बोलना है तो उस कथन को ध्यान में रखिए। यहाँ पर भी मीरा के संदर्भ में आप इस कथन को बहुत ही ध्यान से अगर याद रखते हैं और इंटरव्यू इत्यादि में कहीं पूछा जाता है तो बता सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके का एक कथन है। ठीक है, समाज का टूटता है, देश काल जो भी है। मीरा की निर्भयता, उसकी दीवानगी एक तरह से नारी स्वातंत्र का ही नहीं, मनुष्य की स्वाधीनता का शंखनाद है। भले ही इसका केंद्र भक्ति हो, लेकिन उसमें सारे लक्षण आजादी के हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ तिवारी, प्रभाकर श्रोत्रिय। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, प्रभाकर श्रोत्रिय का यह कथन है कि मीरा जो है वो जब बंधन काटकर बाहर आती हैं तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। उन बंधनों की बात की गई। तब एक राजरानी, मीरा सामान्य परिवार से नहीं थी, राजघराने से थी, तब उनकी मुक्ति होती है। और इनकी जो निर्भयता है वो केवल स्त्री और मनुष्य की स्वाधीनता का नहीं बल्कि उसमें आजादी के सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बस कलेवर किसका है? भक्ति का है। तो इस कथन को आप बिल्कुल समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे कि किसका है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लंबा चौड़ा, यहाँ पर भी एक कथन आया कि ज्ञानी ब्रह्म के जिस स्वरूप का अपने चिंतन के बल से उद्घाटन करके तटस्थ हो जाता है, उसी स्वरूप को भावुक भक्त लेता है और ध्यान या भाव मग्नता के समय उसमें अपनी सारी सत्ता को, हृदय, प्राण, बुद्धि, कल्पना, संकल्प इत्यादि सारी वृत्तियों को समाहित और घनीभूत करके बड़े वेग के साथ लीन कर देता है। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत सत्ता की भावना का पूर्ण विसर्जन हो जाने पर केवल उसी ध्येय स्वरूप की अत्यंत तीव्र अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। यह एकांत अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन के ही तुल्य होती है। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, मुक्तिबोध। सही जवाब है यहाँ पर कि यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और इन्होंने इस कथन को कब लिखा? भक्ति का विकास, एक इनका निबंध है, उसमें इस कथन को इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त उस युग के प्रतीक पुरुष थे जिसका एक भारतीय अस्मिता की खोज की व्याकुलता। यह व्याकुलता लक्षण था राष्ट्रीयता का या राष्ट्र मुक्ति के संग्राम का। केवल परिणाम नहीं थी बल्कि उसका कारण भी थी। किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, अज्ञेय का एक कथन है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। और अज्ञेय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को प्रेम से दद्दा भी पुकारा और अपना गुरु भी माना, कवि गुरु। आगे बात करते हैं। अगला जो कथन है, गुप्त जी भारतीयता में निष्णात थे, उसके खोजी नहीं थे। हमारे ही भारतीयता की खोज हमें उनकी देहरी तक ले आती है। उसी देहरी पर खड़ा होकर मैं उनका स्वरूप निहारता हूं। उनके काव्य की देहरी सांस्कृतिक भारत की देहरी है, जहां से कोई रीता नहीं लौटता, आप्यायित होकर ही लौटता है। किसका कथन है? यहाँ पर रीता बहुत लोगों का नाम भी होता है, लेकिन रीता का मतलब खाली,
रिक्त। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि गुप्त जी भारतीयता में निष्णात थे। ठीक है, ये किसका कथन है? पूरा जो कथन था, ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, अज्ञेय का कथन है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है कि कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं, जैसी सिद्धि छंदों में वैसा ही अधिकार, बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर उनके बात करने के हजार ढंग हैं, और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। नागार्जुन के संदर्भ में यह किसका कथन है? आपको जरूर ऐसा लग रहा हो कि इस कथन को देखते हुए कहीं न कहीं कबीर की याद आ रही होगी, और आप इस चीज को भी जानते होंगे कि नागार्जुन को आधुनिक कबीर के तौर पर भी जाना जाता है। इसके दावेदार बहुत हैं, लेकिन नागार्जुन इसमें सबसे पहले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नागार्जुन की भाषा शैली को लेकर ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। तो कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, उसमें जो भी नाटकीयता है लाजवाब है। जैसे इन्होंने छंदमुक्त कविताएं लिखी, वैसे ही मुक्त छंद की कविता लिखी। उनके बात कहने के हजार ढंग हैं। हमने नागार्जुन की कविताओं पर चर्चा की है यूजीसी नेट के दौरान, आप देखे होंगे। उसमें भी कहीं कहीं ठेठ शब्दों का प्रयोग है, तो कहीं संस्कृत की संस्कारी पदावली का भी प्रयोग किया गया, और कोई भी पाठक क्या हो सकता है? अभिभूत हो सकता है। ये कथन है नामवर सिंह का। नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताओं की भूमिका में इस बात को उन्होंने लिखी हुई है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि साहित्य के रूप केवल रूप नहीं है, बल्कि जीवन को समझने के भिन्न भिन्न माध्यम है, किसका कथन है? साहित्य के रूप केवल रूप नहीं है, बल्कि जीवन को समझने के भिन्न भिन्न माध्यम है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, नामवर सिंह का ही ये कथन है कि साहित्य जीवन को समझने का भी माध्यम है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नों की संख्या में अगर आप देखें तो ज्यादा प्रश्नों पर नहीं बात किया, कुल 23 प्रश्न ही रहे, और 2023 भी चल रहा है, तो ये 23 प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए बड़े अंतर के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इन 23 प्रश्नों को आप देख लीजिए, और सिर्फ देखने में 23 प्रश्न थे, लेकिन ये किसी भी 50 प्रश्न से कम नहीं थे। उम्मीद है कि एससीईआरटी पैटर्न पर या फिर जो भी परीक्षाओं में कथन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, उनके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहा होगा। आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए। ठीक है, इसका मुझे इंतजार रहेगा, और भी जो भी सुझाव इत्यादि हो उनको भी कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।